तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि हमारा जो सेल साइकिल होता है, जो सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसको हम फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम इसके फंडामेंटल समझेंगे और हम इसके एप्लीकेशंस भी समझेंगे कि अगर आप किसी सेल लाइन को ड्रग से ट्रीट करते हो तो उसके सेल साइकिल पे कैसे इफेक्ट आते हैं और उसको हम फ्लो साइटोमेट्री से कैसे समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी सीखने के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला ये कि आप ये सीखो कि मशीन कैसे वर्क कर रहा है, बट वो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है। आज के टाइम में वी डोंट वांट द मशीन ऑपरेटर्स, वी वांट द स्टूडेंट हु कैन डिजाइन द एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए आपको किसी भी टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल के साथ साथ ये समझना जरूरी है कि उसका डेटा कैसा दिखता है, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं और इस रिजल्ट और डेटा को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक समझते हैं कि यार बेसिकली एक फ्लो साइटोमीटर कैसे वर्क करता है। तो हमारा जो एक वर्ड है साइटोमेट्री, उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि साइटोमेट्री इज मेजरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल सेल। कि अगर हम एक सिंगल सेल ले लें, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, उसका साइज देखें, उसका डेंसिटी देखें, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसके ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, उसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं, उसके अंदर कैसे सिग्नलिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब अगर मैं एनालाइज करता हूं तो उस सिस्टम को, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, साइटोमेट्री। और अगर हम इसमें सिर्फ एक लिक्विड का फ्लो ऐड कर दें तो उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, फ्लो साइटोमेट्री। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाती है कि साइटोमेट्री इज मेजरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल सेल एंड फ्लो साइटोमेट्री इज मेजरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल सेल इन अ फ्लूइड सिस्टम, राइट। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो साइटोमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये फ्लो का मीनिंग क्या है, एक फ्लूइड स्ट्रीम का मीनिंग क्या है, उससे फायदा क्या हो रहा है, या फिर एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारे फ्लो साइटोमीटर का। तो फ्लो साइटोमीटर एक बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो एक सेल सस्पेंशन को लेता है, सिंगल सेल सस्पेंशन को, और इस सिंगल सेल सस्पेंशन को दोनों साइड से प्रेशराइज करता है बाय यूटिलाइजिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो अगर मैं सेल्स ले और दोनों साइड से इसको प्रेशराइज कर लूं बाकी बाय यूजिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो अल्टीमेटली मैं एक ऐसा सिचुएशन जनरेट कर सकता हूं जिसमें ये जो सेल का पॉपुलेशन है वो एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एक बार में एक सेल जो है वो फ्लूइडिक्स के थ्रू पास होगा। तो इस प्रेशराइजिंग करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग, राइट। व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग? हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग इज अ मेथड बाय विच in which we are using the flow of fluid to create an array of cells, ताकि वो जाके आगे एक सेल एक बार में हमारी लेजर से इंटरेक्ट करेगी और उस इंटरेक्शन को हम डिटेक्टर्स के थ्रू क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लो साइटोमीटर है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी है इसको समझना। सेल्स लो, उसको हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग के थ्रू प्रेशराइज करो, एक एरे ऑफ सेल क्रिएट करो, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो जहां पे एक सेल एक बार में लेजर से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रही है, और उस इंटरेक्शन का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप डिटेक्टर से डिटेक्ट करोगे और आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, और उस इंफॉर्मेशन से आप पता लगाओगे कि सेल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ये हमारा क्या है, फ्लो साइटोमेट्री। साइटोमेट्री विथ व्हाट, फ्लो ऑफ फ्लूइड। आसान है। सो इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए, इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखना होता है कि ये जो लाइट है वो हमारी सिंगल सेल के साथ इंटरेक्ट किस किस तरीके से करती है, क्या उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, इसको हम समझते हैं। तो ये हमारा सिंगल सेल है, लेजर से हमारा लाइट आ रहा है, और जब ये लाइट सेल के पास जाएगा तो इसमें 3 टाइप्स के इंटरेक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन इज कि सेल से लाइट विल बी स्कैटर्ड बाय द एजेस ऑफ सेल। तो सेल के जो किनारे हैं उनसे लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, और वो जो स्कैटरिंग एंगल आता है वो आता है हमारे पास बिटवीन 0.5 डिग्री टू 5 डिग्री। तो अगर लाइट का स्कैटर सेल्स के एजेस या फिर किनारे से हो रहा है और उसका अगर वैल्यू 0.5 टू 5 डिग्री है, तो इसको हम नाम देते हैं क्या, फॉरवर्ड स्कैटर, या उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, FSC, फॉरवर्ड स्कैटर।
तो अगर मुझे पूछते हैं कि यार फॉरवर्ड स्कैटर किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, तो आंसर बहुत इजी है। फॉरवर्ड स्कैटर हमको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट साइज ऑफ सेल। वाई? क्योंकि अगर सेल छोटा है तो उसके किनारों से जो स्कैटरिंग होगी वो कम होगी, एफएससी का वैल्यू कम आ जाएगा। और अगर सेल बड़ा है तो उसके किनारों से स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, एफएससी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। और ज्यादा एफएससी का वैल्यू मींस बिगर साइज। सो scattering of light from the edges of cells with the angles between 0.5 to 5 degrees, we are going to call it as what? Forward scatter, which is going to give us the information about size of cell. अब दूसरा टाइप का इंटरेक्शन कि कुछ लाइट सेल के अंदर घुस जाएगी और अंदर जाने के बाद में लाइट इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, बायोमॉलिक्यूल्स के साथ, डिफरेंट टाइप के ग्रैन्यूल्स के साथ, सेल के ऑर्गेनेल्स के साथ। और वो जो स्कैटरिंग है लाइट की, उसका एंगल आता है बिटवीन 15 डिग्री टू 150 डिग्री। और इस स्कैटरिंग को हम बोलते हैं साइड स्कैटर और एसएससी। ये किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत आसान है, इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल ग्रैन्युलैरिटी ऑफ सेल। ये सेल की ग्रैन्युलैरिटी कितनी है, अगर ज्यादा ग्रैन्यूल्स हैं तो साइड स्कैटर का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा एसएससी का, कम ग्रैन्यूल्स हैं तो एसएससी का वैल्यू कम आ जाएगा। तो अगर एजेस एंगल इज बिटवीन 0.5 to 5, फॉरवर्ड स्कैटर, इंफॉर्मेशन साइज ऑफ सेल। Scattering from inside, angle between 15 to 150, side scatter, information is about what? Granularity of cell. तीसरा केस ये हो सकता है कि आपके सेल में या तो कोई फ्लोरोसेंट प्रोटीन हो जैसे जीएफपी या रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन, या फिर आपने अपनी सेल को किसी फ्लोरोसेंट डाई के साथ स्टेन किया है जैसे प्रोपिडम आयोडाइड, साइबर ग्रीन, साइटॉक्स ब्लू, या फिर आपने फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज को यूज किया है टू डिटेक्ट द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन दैट सेल। तो फ्लोरोसेंस होगा तीनों ही केस में, या तो इनहेरेंटली कोई प्रोटीन हो, या कोई फ्लोरोसेंट डाई आपने डाला है, या फिर आपने कोई फ्लोरोसेंटली टैग्ड एंटीबॉडी यूज किया है। तो ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, एमिट करेंगे पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और वो भी हमें डिटेक्ट होगा। सो मैं एक सेल के बारे में 3 टाइप के इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं फ्लो साइटोमीटर से। उसका साइज क्या है, फॉरवर्ड स्कैटर, उसका ग्रैन्युलैरिटी क्या है, साइड स्कैटर, और उसमें कोई फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अगर वो प्रेजेंट है तो कितना है, वो मुझे किससे पता चल जाएगा, फ्लोरोसेंस से। तो बहुत सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है फ्लो साइटोमीटर का। सेल्स लेना है, दोनों साइड से स्क्वीज करना है, हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग के थ्रू एक सेल एक बार में आएगा, लाइट के सामने आएगा, 3 टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एफएससी साइज, एसएससी ग्रैन्युलैरिटी एंड फ्लोरोसेंस। अब इस प्रिंसिपल को मैं यूज करने वाला हूं टू एनालाइज व्हाट, सेल साइकिल। तो अभी तक आपने सेल साइकिल देखा है, अलग अलग फेजेस में डिवाइड होता है, सबको पता है। G1 जहां पे सेल रेस्ट में होती है, या बोल सकते हो सेल साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रही है। S फेज जहां पे रेप्लिकेशन हो रहा है। G2M फेज जहां पे रेप्लिकेशन हो चुका है। So fundamentally to understand this cell cycle by using flow cytometry, मुझे इस सेल साइकिल को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, और वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डीएनए कंटेंट। ठीक है, तो क्या मैं इस सेल साइकिल को डीएनए कंटेंट के हिसाब से डिवाइड कर सकता हूं? यस, मैं इस सेल साइकिल को डीएनए कंटेंट के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। नंबर 1 G1, उसमें X अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। नंबर 2 G2M, उससे पहले कौन आ गया था, एस फेज, मतलब रेप्लिकेशन हो गया है, तो G2M में डीएनए का अमाउंट कितना है, 2x, और एस फेज में डीएनए का अमाउंट कितना है, बिटवीन x एंड 2x। बिकॉज अगर सेल ने अभी अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट किया तो x से थोड़ा सा ज्यादा, बट अगर सेल ने अभी रेप्लिकेशन नियरली खत्म कर दिया है तो x से बहुत ज्यादा, बट 2x से कम, बीच में है तो x और 2x के बीच में, राइट। सो एस फेज में डीएनए का अमाउंट कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि यार रेप्लिकेशन कौन से स्टेज पे चल रहा है, कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, 10% हुआ है, 20% हुआ है, 50% हुआ है, नियरली कंप्लीट हो गया। बट हमारे पास x अमाउंट ऑफ डीएनए है G1 फेज में, 2x अमाउंट ऑफ डीएनए है G2M फेज में, और बिटवीन x to 2x अमाउंट ऑफ डीएनए है किस फेज में, S फेज में। तो लेट्स से अगर हम ह्यूमन सेल है तो G1 में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए, 46,
G2M में कितना है 92 और S फेज में कितना है इन बिटवीन 46 टू 92 डिपेंडिंग अपॉन कितना रेप्लिकेशन हो रहा है। बहुत आसान है। तो मैंने एक सेल साइकिल को डिवाइड कर दिया किसमें 3 पार्ट्स में बेस्ड ऑन डीएनए कंटेंट, राइट। अब हम देखते हैं कि फ्लो साइटोमीटर इस चीज का, इस डिवीजन का और इस पॉइंट ऑफ व्यू का कैसे फायदा उठा सकता है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जहां पे हमने एक फ्लास्क में से सेल्स निकाले हैं, उसमें से सेल सस्पेंशन हमने प्रिपेयर किया है, उसको हमने एक डीएनए बाइंडिंग डाई जो फ्लोरोसेंट है उसको ऐड किया। इंक्यूबेशन के बाद में हमने पूरी की पूरी ट्यूब को हमारे फ्लो साइटोमीटर में डाल दिया, ठीक है। अब ये डालने के बाद में मैं फिर से सेल साइकिल देखता हूं। इस ट्यूब में एक सेल तो नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो मिलियंस ऑफ सेल्स में से कुछ सेल्स आर प्रेजेंट इन व्हाट G1 फेज। तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा दोस्तों X। कुछ सेल्स आर प्रेजेंट इन G2M फेज। इन सारी सेल्स में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा 2x। और कुछ सेल्स इस ट्यूब के आर प्रेजेंट इन S फेज डूइंग रेप्लिकेशन, उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा x से 2x के बीच में। कुछ सेल्स में रेप्लिकेशन अभी 25% हुआ है तो x से थोड़ा सा ज्यादा, 50% हुआ है तो x से 1.5 टाइम्स, नियरली कंप्लीट हो गया तो कुछ और अमाउंट ऑफ डीएनए। तो मुझे यहाँ पे 3 टाइप्स के फ्लोरोसेंस मिलेंगे। किसके लिए डीएनए बाइंडिंग डाई के लिए। सबसे कम किससे बाइंड करेगी उन सेल्स में जिसका फेज ऑफ सेल साइकिल क्या है G1 फेज है, बिकॉज उसमें x अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज लीस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए। सबसे ज्यादा फ्लोरोसेंस इस डीएनए बाइंडिंग डाई का कहां से आएगा उन सेल से जो प्रेजेंट है G2 M फेज में, राइट, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है 2x। और इन बिटवीन फ्लोरोसेंस किसका आएगा उन सेल से जो अभी S फेज में और जो अभी रेप्लिकेशन कर रहे हैं। तो G1 में है, S में है और किसमें है G2। बहुत आसान है। तो मुझे एक फ्लो साइटोमीटर एक ग्राफ बना के देगा, तो वो ग्राफ मैं बनाऊंगा। उस ग्राफ में y एक्सिस पे क्या है नंबर ऑफ सेल्स और x एक्सिस पे क्या है डीएनए कंटेंट और यू कैन से फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। सबसे कम फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी कौन सी सेल्स की आएगी जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए सबसे कम है दैट इज x अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ये सेल्स कौन सी फेज में है दोस्तों G1 फेज। सबसे ज्यादा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी कौन सी सेल्स में आएगी उन सेल्स में जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 2x है, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ये सेल्स कौन सी फेज में है G2 फेज में। और इन बिटवीन ये सेल्स कौन सी है जो S फेज में। ये सेल ने अभी अभी रेप्लिकेशन स्टार्ट किया तो डीएनए अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है। इस सेल का रेप्लिकेशन थोड़ा और ज्यादा हो गया, इसका थोड़ा और ज्यादा हो गया, इसका नियरली कंप्लीट हो गया तो डीएनए कंटेंट ज्यादा है। तो 3 पार्ट्स में ग्राफ भी डिवाइड हो गया। ये सेल्स x अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज, ये वाली सेल्स 2x अमाउंट ऑफ डीएनए G2M फेज और ये वाली सेल्स इन बिटवीन अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज व्हाट S फेज। तो एक ग्राफ मुझे एक्चुअली ऐसा दिखेगा, सेम है। ये जो सेल्स हैं, ये जो पीक है वो किसका है G1 डीएनए और G1 सेल्स x अमाउंट ऑफ डीएनए। ये पीक किसका है 2x ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए G2M। और ये बीच में जो सेल्स है उसमें इन बिटवीन डीएनए है x और 2x के बीच में। तो ये वाली सेल्स कौन सी है S फेज। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स कैसे एरिया अंडर द कर्व। तो इस पीक के एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ सेल्स इन G1 फेज, लेट अस से 50%। हियर इफ यू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व तो क्या मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ सेल्स इन G2 फेज। और अगर हमने यहां पे कैलकुलेट किया एरिया अंडर द कर्व तो हमें क्या मिल जाएगा सेल्स का परसेंटेज जो कौन सी फेज ऑफ सेल साइकिल में S फेज में। बहुत आसान है। अभी ये ग्राफ देख के किसी के दिमाग में आएगा सर ये क्या चीज है, तो आंसर बहुत सिंपल है। ये अमाउंट ऑफ डीएनए क्या x से भी कम। तो ये कौन सी सेल्स होती हैं जो अपोप्टोसिस कर रही है, क्योंकि अपोप्टोसिस में सेल्स छोटे छोटे ब्लॉब्स और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और डीएनए फ्रेगमेंटेशन के बाद छोटी छोटी वेसिकल्स बन जाती है तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो वो हमें x से कम मिल रहा है। कुछ लोग ये ग्राफ देख के ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी सेल है जिसका अमाउंट 2x से भी ज्यादा है। तो हो सकता है फ्लो साइटोमेट्री करते टाइम 2 सेल्स एक साथ चिपक गए थे तो उनका अमाउंट ऑफ डीएनए ज्यादा हो गया। हो सकता है 4 सेल्स एक साथ चिपक गए थे, क्लम्प्स बन गए थे,
6 सेल्स एक साथ चिपक गए थे। मैं बताऊंगा बाद में चल के कि क्लम्प्स नहीं बनने के लिए अपन मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं, बट हाँ ये आपका 2x से भी ज्यादा डीएनए, राइट। और अगर इसको x 2x में नहीं समझना है, इसको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में समझना है, तो ये डीएनए अमाउंट कितना है 2n, ये कितना है 4n, ये कितना है इन बिटवीन 2n एंड 4n, ये कितना है लेस देन 2n, और ये कितना है मोर देन 4n, राइट। अब हम एक रियल सिचुएशन का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ देखते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया है, टी सेल्स लिए हैं जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। उसमें जब मैं डीएनए बाइंडिंग डाल के सेल साइकिल एनालाइज करूंगा फ्लो साइटोमीटर में, मुझे ऐसा ग्राफ मिल गया, एक ही पीक मिल रहा है, एस फेज है नहीं, G2 है नहीं, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कोई भी सेल जो डिवाइड नहीं करती है उसके लिए हमेशा कितनी पीक आएगी 1, एस और G2 होगा ही नहीं, सेल डिवीजन है ही नहीं, राइट। बट इन्हीं टी सेल को जब हमने स्टिमुलेट किया एंटीजन देके, या एंटीजेनिक स्टिमुलेशन और किसी और टाइप का स्टिमुलेशन दिया, तो सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे तो उनमें कौन सी फेज आने लग जाएगी S, उनमें कौन सी फेज आने लग जाएगी G2। वी आर हैविंग G1, वी आर हैविंग S, और वी आर हैविंग व्हाट G2 फेज, राइट। सो इस तरीके से एक रियल लाइफ में अपने को एग्जांपल मिलता है किसका, सेल साइकिल का। क्लियर है। अब ये पूरा सिस्टम बहुत इजी लग रहा है, बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम फिर से वो रेड कलर का ग्राफ देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। उसका रीजन सिंपल है कि G1 कहां पे एंड हो रहा है और S फेज कहां पे स्टार्ट हो रहा है वो हमें आइडिया नहीं है, बिकॉज एरियाज जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन S कहां पे फिनिश हो रहा है और G2 कहां पे स्टार्ट हो रहा है वो हमें नहीं पता, बिकॉज एरियाज क्या हो रहे हैं ओवरलैप। सो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की दुश्मन की, और दुश्मन कौन है, मैथ्स, राइट। सो नाउ वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, एक सिंपल ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स लगता है, इतना आसान नहीं है कि आप बस डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व। वैसे एरिया अंडर द कर्व सुनते ही हमारे दिमाग में मैथ्स आ जाना चाहिए, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, G1 S की बाउंड्री डिसाइड करना है, S G2 की बाउंड्री डिसाइड करना है, ताकि आपको एग्जैक्ट परसेंटेज मिल सके। तो इसके लिए 4 टाइप के मैथमेटिकल मॉडल्स है। पहला मैथमेटिकल मॉडल क्या है, पीक रिफ्लेक्ट। पीक रिफ्लेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, आपने एक फेमस स्टैटिस्टिकल पैरामीटर का नाम सुना होगा, मोड। मोड आपको पता है मोड जो है वो कहाँ यूज होता है, नॉर्मली मोड जो है वो फैशन इंडस्ट्री में यूज होता है। आपने शॉप्स के बाहर बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा ला मोड है, वहां जो मोड वर्ड है वो एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी। मोड का मतलब क्या होता है, इसका एग्जांपल बताता हूं। मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर वेयरिंग द ग्लासेस का नंबर 67 है। तो इस पैरामीटर के लिए मोड का वैल्यू कितना, 67। मतलब किसी भी एक पैरामीटर के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। तो हम यहाँ पे G1 पीक का मोड कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो सेंट्रल लाइन है वो किसको शो कर रहा है, मोड को शो कर रहा है, राइट। इस मोड का लेफ्ट एरिया हम सेलेक्ट करते हैं जितना हमारा पीक है, और जितना एरिया लेफ्ट में है उतना उतना मिरर इमेज हम किधर बना देते हैं, राइट में। तो हम लेफ्ट एरिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसमें, राइट में। तो लेफ्ट प्लस राइट का जो एरिया है दैट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट, G1 फेज। सिमिलरली हम मोड कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, G2 वाली पीक के लिए। उसमें इस बार राइट का एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे किधर, लेफ्ट में। तो राइट प्लस लेफ्ट का जो टोटल एरिया है वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा किसका, G2M फेज का, और जो बीच में बच जाएगा वो किसका हो जाएगा, S फेज का। इसको बोलते हैं पीक रिफ्लेक्ट। इस पीक को हम हाफ पीक को राइट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इधर भी हाफ पीक को लेफ्ट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बचा हुआ जो हमारा S फेज। दूसरा हमारा रेक्टेंगल फिटिंग है। रेक्टेंगल फिटिंग में क्या है, जो S फेज का एरिया है उसमें हम सेंटर में क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल्स। उन रेक्टेंगल्स को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं कहां तक, सेंट्रल पोजीशन कौन सी पीक का, G1 पीक का, और सेंट्रल पोजीशन कौन सी पीक का, G2 पीक का। तो इन रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो हमारा क्या हो गया, S फेज, और जो बचा हुआ एरिया राइट में है वो हो गया हमारा G2 फेज का परसेंटेज, और बचा हुआ जो एरिया लेफ्ट में है वो हमारा क्या हो गया, G1 फेज का परसेंटेज। आसान है।
थर्ड एस फिट, थोड़ा और मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल इक्वेशंस यूज करके पहले एस का एरिया डिसाइड कर लेते हैं, जो बचा हुआ लेफ्ट में है वो G1 फेज है, और जो बचा हुआ राइट में है वो क्या है, एस फेज। गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके एस फेज डिसाइड कर लेते हैं, फिर जो पीक का गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट में है वो हमारा G1 फेज हो गया, और उस पीक का जो गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन राइट में है वो हमारा क्या हो गया, G2M का परसेंटेज हो गया। आसान है, मैथ्स का इक्वेशन जानने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये 4 टाइप के मॉडल यूज होते हैं। और ये मॉडल्स हमने लिए, एक बहुत ही अच्छी बुक है फ्लो साइटोमेट्री फर्स्ट प्रिंसिपल बाय एलिस लॉन्गोबार्डी, बहुत अच्छी किताब है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे रेफरेंसेस एप्लीकेशंस मिलेंगे फ्लो साइटोमेट्री के। इट्स अ नाइस रीडिंग, ट्राई करना चाहिए बुक पढ़ने का। ना हम बहुत लकी हैं। अब हम लकी इसलिए हैं क्योंकि ये सारा जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो हमको नहीं करना होता है। हैप्पी, ये सारी चीज जो है आजकल के मॉडर्न डे जो फ्लो साइटोमेट्री के सॉफ्टवेयर से वो करते हैं। एग्जांपल फ्लोजो, आप फ्लो साइटोमेट्री का जो डेटा है आप फ्लोजो पे एनालाइज कर सकते हो, और फ्लोजो ऐसे ही गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन ही यूज करता है। उन्होंने मॉडल्स यूज किए, वाटसन, प्रैग्मेटिक, जेट मॉडल एंड ऑल, बट हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा काम है कि ये समझना कि मैथमेटिकल मॉडलिंग लगता है और ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, और हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब हम रियल एक्सपेरिमेंट देखते हैं जहां पे हमने सेल्स को अलग अलग टाइप की ड्रग से ट्रीट किया है, और उनके रिजल्ट्स देख के हमको समझ में आएगा कि सेल साइकिल एनालाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है जनरली, उससे हम सेल साइकिल को इनिबिट करना चाहते हैं। वो किस किस जगह इनिबिट हो सकता है वो पिक्चर्स में देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने सेल्स को 0 आवर्स पे सेल साइकिल एनालाइज किया। हमारे पास G1 पीक है, S है एरिया, और G2 का पीक है। एक प्रॉपर जो है प्रोफाइल बन रहा है हमारी सेल साइकिल। फिर हमने इसको एक ड्रग से ट्रीट किया, प्लेटिनम कार्बोक्सिलेट से। 5 आवर्स के बाद सेल साइकिल एनालाइज किया, 16 आवर्स के बाद किया, 24 आवर्स के बाद किया है। तो अगर आप इसको पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जैसे जैसे ड्रग ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे G1 फेज और S फेज डिमिनिश होते जा रहे हैं, और कौन बढ़ता जा रहा है, G2। इसका मतलब सेल्स आर एबल टू पास थ्रू G1, they are able to pass through S phase, but they are not able to cross the G2M phase. So all the cells are getting accumulated in G2. तो ये सेल साइकिल को कहां पे ब्लॉक कर रहा है, G2. So platinum carboxylate is what, a G2 blocker. तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने कोई एक नया ड्रग टेस्ट कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि यार ये सेल साइकिल को कहां पे ब्लॉक करेगा, मैकेनिज्म पता लगाना चाह रहे हो। तो अगर वो G2 को ब्लॉक करेगा तो बहुत टाइम के बाद, इंक्यूबेशन के बाद, सारी सेल्स आके कहां पे इकट्ठी हो जाएगी, G2 में। तो आपको एक ही पीक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मेनली दैट इज द पीक ऑफ G2. So that is the drug which is blocking the cell cycle at G2 phase, G2M phase, right? Now, इन दो पिक्चर्स में विदाउट ट्रीटमेंट सेल से एक प्रॉपर प्रोफाइल मिल रहा है हमको सेल साइकिल का। ये विद ट्रीटमेंट है, और यहां पे हमने सेल्स को ट्रीट किया फोलेट इनहिबिटर से। तो जब फोलेट इनहिबिटर से करोगे तो फोलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीएनए रेप्लिकेशन। So if I am adding the folate inhibitor, then what will happen? Replication will not occur. और अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो G2 फेज आएगा ही नहीं, S फेज और G1 में ही सेल्स कहीं अटक के रह जाएंगे। तो ये हमारा प्रोफाइल आ जाएगा किसका, फॉर अ ड्रग विच इज ब्लॉकिंग द सेल साइकिल इन व्हाट, S फेज, और यू कैन से विच इज इनहिबिटिंग द रेप्लिकेशन और एनी एस्पेक्ट ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ यहां पे अनट्रीटेड सेल्स है, G1, S, G2 सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ नॉर्मल है, बट इसको हमने ट्रीट किया है किससे, इमेटिनिब से। व्हाट इज इमेटिनिब, विच ब्लॉक्स द सेल साइकिल इन व्हाट, G1 फेज। तो ट्रीटमेंट के बाद 28 आवर्स के बाद S फेज G2 गायब हो चुका है, थोड़ा अपोप्टोसिस आने लग गया है क्योंकि सेल्स मर रहे हैं, यहाँ पे भी अपोप्टोसिस है एक्चुअली, और सारे के सेल्स रुक गए हैं कौन सी फेज में, G1 फेज में। तो इमेटिनिब क्या हो गया, G1 ब्लॉकर हो गया। तो हमने क्या सीखा, बेसिक प्रिंसिपल पता है हमको, परसेंटेज ऑफ सेल्स पता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व, मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में आइडिया लग गया, और लाइव एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देख लिए हमने कि डेटा कैसे एनालाइज करना है, राइट? अब हम इसका छोटा सा एक ब्रीफ प्रोटोकॉल अंडरस्टैंड करेंगे। वो प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, उनको फिक्स करते हैं। फिक्स मतलब हम उनको अल्कोहल 70% इथेनॉल या एल्डिहाइड किसी भी
चीज से फिक्स करेंगे। तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं यार फिक्स क्यों करना है, तो आंसर बहुत सिंपल है कि यार ये जो डीएनए बाइंडिंग डाइज होती है, ये लाइव सेल के अंदर जब घुसती है तो सेल्स इनको निकाल के बाहर फेंक देती है, दे थ्रो आउट दिस डाई। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी डाई तो अंदर जाए, डीएनए को स्टेन करे, बाइंड करे, सब कुछ करे। तो उसके लिए सेल्स लाइव नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको एथेनॉल या एल्डिहाइड से क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं फॉर द प्रॉपर एंट्री ऑफ डाई इनसाइड द सेल्स। क्लियर है? नाउ फिक्सेशन के बाद में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेंट्रीफ्यूज करो और फिक्सेशन करने के लिए जो अल्कोहल डाल रहे हो आप, उसको एक ड्रॉप डालो, वर्टेक्स करो, फिर सेकंड ड्रॉप डालो, फिर वर्टेक्स करो, फिर थर्ड ड्रॉप डालो, फिर वर्टेक्स करो। तो मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना, वर्टेक्स करते जाना, बिकॉज मिक्सिंग प्रॉपरली और फिक्सेशन प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो फिक्सेटिंग एजेंट है वो सेल्स के क्लम्प भी बना देते हैं, और अगर सेल्स के क्लम्प बन गए तो आपको प्रॉपर प्रोफाइल नहीं मिलेगा सेल साइकिल का। इसलिए फिक्सिंग द सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, फिक्सेशन हो गया, आपको सेल्स को आरएनए से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। रीजन, हमको आरएनए डिग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो डाइज है वो आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी बाइंड कर लेंगे, तो उसका भी हमको सिग्नल आएगा, तो हमें फॉल्स सिग्नल आने लग जाएगा, और जब फॉल्स सिग्नल आएगा तो हमारा सेल साइकिल का प्रोफाइल प्रॉपर नहीं बनेगा, तो हमें आरएनए को रिमूव करना जरूरी है। इसलिए बिफोर एडिंग द डीएनए बाइंडिंग डाई वी आर ट्रीटिंग द सेल्स विथ व्हाट, आरएनए। फाइनली आप डीएनए बाइंडिंग डाई डालोगे लाइक प्रोपिडियम आयोडाइड। बट इस डाई की एक खासियत है, आपको जब फ्लो साइटोमीटर के ऊपर एनालाइज करना है उससे जस्ट पहले आपको डाई ऐड करना है। रीजन, क्योंकि इसका टाइम के साथ फ्लोरोसेंस इंक्रीज होता है, फॉल्स सिग्नल आ सकता है। तो आपको फिक्स किया, आरएनए ट्रीटमेंट किया, सेल को वॉश किया, सेल में डाई डाला और एनालाइज किया, बीच का गैप नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा गैप, फ्लोरोसेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और कुछ और रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। तो ये क्विक यूज डाइज है। और फाइनली आप एनालाइज कर लोगे किसके ऊपर, फ्लो साइटोमीटर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक प्रिंसिपल